कैसे ग्लास स्लैब वो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसीलिए इसका नाम हमारे पास तो ये करेंगे। तो यहां पर देखिए ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल में ज्यादा। नीचे देखो हमारे पास N1 मान लेता हूं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1, ताकि जब हम प्रोडक्ट करें तो ये ग्लास स्लैब के बीच में कैसे क्या होती है हमारी। हेलो ग्रेविटी गैंग, क्या हाल चाल। पिछले पार्ट में हमने समझा था कैसे इमेज का साइज हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं, मोटा और पतला कर सकते हैं, जस्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और लोकेशन को चेंज कर कर हम ऑब्जेक्ट को आगे करें, पीछे करें, बीच में रखें तो अलग अलग इमेजेस फॉर्म होगी। साथ ही साथ हमने समझा था कैसे लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड होना शुरू हो जाती है, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस फिनोमिना का नाम हमने डाला था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे अलग अलग मटेरियल्स में होती है। साथ ही साथ आने वाले पार्ट में हम समझेंगे कि हमारे आसपास के जो फिनोमिना है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमारे पास स्काई का ब्लू कलर, और ये अलग अलग चीजें हम समझेंगे कैसे सनराइज और सनसेट होता है 2 मिनट पहले विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फिजिक्स का खत्म करेंगे डर आपके टीटी सर, तो बिना किए टाइम वेस्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट का टेस्ट। तो आज हम समझेंगे कैसे ग्लास स्लैब के बीच में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। अब ग्लास स्लैब बेसिकली एक क्यूबिकल शेप का हमारे पास डिवाइस होता है, जहां सिंपली बोले हमारे पास एक मटेरियल है जो ग्लास मटेरियल से बनता है। हमने पढ़ा था 2 तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयरर और एक डेंसर। रेयरर जिसकी डेंसिटी कम है और डेंसर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास इसके इर्द गिर्द है एयर, तो एयर आपको पता है डेंसिटी कम है, तो ये कौन सा मीडियम की तरह एक्ट करेगी, रेयरर। तो इसके कंपैरेटिव जो हमारे पास ग्लास है वो एक्ट करेगा डेंसर की तरह। तो मान लीजिए लाइट रेज यहां पर आ रही है और आते हुए वो डायरेक्ट इंसिडेंट कर रही है इस सरफेस के ऊपर। तो मान लीजिए यहां पर वो इंसिडेंस की, तो यहां पर आके वो इंसिडेंस कर गई है। अब हमें पता है इसका एंगल चेक करने के लिए हमें यहां पर लगाना पड़ेगा नॉर्मल, और नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो पास होती है जिस पॉइंट के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है। तो रेयरर से जब डेंसर जाएगी लाइट तो अवे या टूवर्ड्स, अवे या टूवर्ड्स, आपको पता है जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो बेंड नहीं होती तो उसका जो एक्चुअल पाथ था वो ये था, लेकिन हमें पता है बेंड होगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल वो कुछ इस तरह से बेंड होके मुड़ेगी। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, पहले वो यहां पे टकराई है, अब वो यहां पे टकराई है, तो यहां पर भी हमें अगेन क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉर्मल लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल आ गया। अगला तो यहां पर अब हमने चेक करना इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में काफी फर्क है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम इंसिडेंस हुआ तो I1, सेकंड फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्ट हुआ तो R1, यहां पर वो सेकंड टाइम इंसिडेंस हुआ तो I2, और यहां पर बेसिकली क्या हुआ, रेयरर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर होगा तो अवे, यानी कि नॉर्मल से दूर की तरफ हमारे पास लाइट बेंड होगी। तो हमारे पास अवे फ्रॉम नॉर्मल यहां पर ये ऐसे आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये आ गया हमारे पास R2। अब यहां पर अगर हम देखें, अगर लाइट रे नहीं बेंड होती तो वो यहां पर ऐसे जाती, वो डायरेक्टली ए से किधर जाती, बी, लेकिन बेंड होते होते वो कहां से पहुंच गई, ए से सी। तो उसके एक्चुअल पाथ से वो थोड़ा सा मुड़ चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है, थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, तो इसीलिए इसका नाम हमारे पास क्या पड़ेगा, लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट हमारे पास क्या होता है कि जब लाइट रेस अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है, जिसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि भाई PQRS मेरे पास एक ग्लास स्लैब था, आई लाइट E इंसिडेंस की O पॉइंट के ऊपर I1 एंगल के साथ रिफ्रैक्ट कर गई R1 के साथ, और यहां पर जाके वो सेकंड टाइम इंसिडेंस की O डैश के ऊपर और रिफ्रैक्ट होते हुए यहां पर पहुंची। एक्चुअल पाथ था उसका E से J, लेकिन वो पहुंच गई E से H। तो यहां पर जो उसके पाथ में शिफ्ट आया है इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। तो ये था हमारे पास ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होती है, कैसे लाइट बेंड होती है। अगला जो हमारे पास पार्ट है, एक क्वेश्चन है, और यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सुनो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, हमें बोल रहा है व्हाट वुड हैपन टू द लाइट रे, लाइट रे के साथ क्या होगा जब वो पास होगी किससे, ग्लास स्लैब से। इफ अगर हमारे पास स्लैब को हम
प्लेस करेंगे ऐसे मीडियम में जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो जस्ट अगले पार्ट में हम समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई मीडियम के पास कितनी एबिलिटी है लाइट रे को बेंड करने की। जो ज्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जो कम करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, जो क्वेश्चन से हमें समझ आ रहा है कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास पड़ी है ग्लास स्लैब, तो ये आ गई ग्लास स्लैब। तो यहां पर मेरे पास एक ग्लास स्लैब पड़ी है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके इर्द गिर्द ना एक मीडियम है, तो मान लीजिए ये मीडियम है इसके इर्द गिर्द, तो ये मीडियम है मान लीजिए ए मीडियम और ये मीडियम है बी। इन्होंने बोला दोनों का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों सेम वे से लाइट को मोड़ेंगे। तो अगर दोनों सेम लाइट से मोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, दोनों की डेंसिटी क्या है, आपस में सेम है। भाई जितनी डेंसिटी ए की है उतनी ही डेंसिटी किसकी है, बी की, क्योंकि दोनों सेम मोड़ रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग मोड़ते बेंड करते तो हम बोल सकते थे दोनों की डेंसिटी में फर्क है, लेकिन दोनों सेम वे से बेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों की डेंसिटी सेम है। तो जैसे लाइट रे यहां पर आएगी, अगर हम यहां पर नॉर्मल, यहां पर मान लीजिए नॉर्मल लगाएंगे, तो दोनों का मीडियम हमारे पास क्या है, सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, एज इट यहां से क्या निकल जाएगी बाहर विदाउट बेंड हुए। और ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जेईई मेंस और फिजिक्स ओलंपियाड में। तो आप खुद देखो इन बेसिक कंसेप्ट से आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और मेरा काम आपको फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग करके जेईई लेवल तक लेके जाना है। मैं आपके साथ फाउंडेशन से लेकर जेईई तक का सफर तय करना चाहता हूं प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट से आप कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। अगला हमारे पास चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बोला है, किसी मटेरियल के पास कितनी एबिलिटी है लाइट रे को बेंड करने की, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां पर एयर है, यहां पर मेरे पास वाटर है और यहां पर मेरे पास हनी जाने की शहद है आपके सर की तरफ। तो यहां पर मान लीजिए लाइट रे अगर यहां से आई है, मान लीजिए इस चीज को हम ऐसे कर देते हैं, आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब जैसा है कुछ शेप का, तो यहां पर मेरे पास क्या है, अलग अलग मैंने मीडियम्स बनाए हैं। यहां पर मान लीजिए ये एक अलग मीडियम आ गया, यहां पर मान लीजिए ये अलग मीडियम आ गया। तो यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर है मेरे पास एयर यानी हवा, यहां पर है मेरे पास वाटर यानी पानी, और एक आपके सर की तरह मीठा यानी कि हनी। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि जैसे लाइट रे यहां पर इंसिडेंट करेगी, तो यहां पर देखिए ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर। तो रेयर मीडियम है, तो रेयर से जा रही है डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, तो यहां पर बेंड होगी। अब फिर यहां पर नॉर्मल लगेगा। जितने टाइम ये अलग अलग मीडियम में इंसिडेंट करेगी उतने टाइम हम वहां पर क्या लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे। तो यहां पर नॉर्मल आ गया। अब ये किधर जा रही है, इसकी ये देखें तो ये रेयर है और ये डेंसर है। तो मान लीजिए ये वैक्यूम है, ठीक है, इसको मान लेते हैं वैक्यूम है। वैक्यूम हमारे पास हवा से कम डेंसर होता है, तो वो रेयर आ गया। यहां पर हवा तो डेंसर है, डेंसर हवा से डेंसर कौन है हमारे पास, वाटर, और वाटर से डेंसर कौन है हमारे पास, हनी। तो यहां पर अब क्या होगा, आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, यहां पर क्या होगा कि जैसे हमारे पास नॉर्मल लगे, तो ये हमारे पास ऊपर के लिए तो डेंसर थी लेकिन नीचे वाले के लिए रेयर है, तो ये फिर किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर लगेगा फिर किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये कुछ ऐसे जाएगी। तो यहां पर आप खुद देख सकते हो, रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अब डेंसर से डेंसर, तो ये कम डेंसर है तो ये रेयर बन गया, तो ये फिर टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल। तो एयर कम हमारे पास बेंड कर रही है, उससे ज्यादा बेंड कौन कर रहा है, वाटर, उससे भी ज्यादा बेंड कौन कर रहा है, हनी। तो सबसे ज्यादा मोड़ने की, बेंड करने की एबिलिटी किसकी है, हमारे पास हनी की। उससे कम किसकी है, वाटर की। उससे भी कम किसकी है, एयर की। तो अगर हम अंग्रेज होते तो हम बोलते बेंड करने को फिजिक्स की लैंग्वेज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है हद, कितनी हद है, कितनी हद तक वो उसको मोड़ सकता है, कितने अमाउंट तक वो उसको मोड़ सकता है, वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो उसके नाम से पता चल रहा है, रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन और इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्शन करने का इंडेक्स। तो बेसिकली हनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, और उससे भी कम किसका, हमारे पास एयर का। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम डिनोट करेंगे इसके साथ, यहां पर आप देख सकते हो। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको डिनोट करते हैं हम
जो हमारे पास बराबर होता है किसके, जो हमारे पास बराबर होता है किसके। अब यहां पर एक चीज देखिए, मान लीजिए यहां पर मेरे पास एयर थी और यहां पर मेरे पास था वाटर, तो क्या जो स्पीड लाइट की एयर में होगी वही स्पीड वाटर में होगी? नहीं, वाटर में लाइट को ज्यादा बेंड होना पड़ेगा, तो अगर वो बेंड हो रही है दैट मीन उसकी स्पीड कम हो रही है, तो पानी में उसकी स्पीड कम होगी और एयर में उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यही बताता है कि लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कैसी थी और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास इन मीडियम 2 कैसी है। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एयर है, तो एयर के हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। अब आप बोलोगे सर एयर डेंसर मीडियम कैसे हो गया? मान लीजिए इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम वैक्यूम के साथ, तो यहां पर वैक्यूम हमारे पास क्या होता है, यहां पर बिल्कुल भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते, तो वैक्यूम कंपैरेटिव टू एयर किसकी तरह एक्ट करेगा? वैक्यूम एक्ट करेगा एज रेयर मीडियम, और जो हमारे पास एयर है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है यहां पर? डेंसर मीडियम की तरह। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो जनरल फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब ये क्यों? क्योंकि हमें पता है जो लाइट है वो ट्रेवल करती हुई आ रही है कहीं स्पेस से जहां पर हमारे पास वैक्यूम प्रेजेंट है, तो जो जनरल फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहां पर हमारे पास बराबर होता है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है n इज टू सी अपॉन वी, और c आपको पता है स्पेशली किसके लिए होता है? स्पीड ऑफ लाइट के लिए, लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ हमारे पास लाइट इन मीडियम। तो यहां पर अगर मान लीजिए दो डिफरेंट मीडियम में जा रही है तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिंपल सी बात है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? जो मीडियम ऊपर आएगा उसको नीचे लिखेंगे और जो नीचे है उसको क्या लिखेंगे? ऊपर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा n21। तो यहां पर अगर मुझे कोई बोले कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल में लिखो, तो मैं पहले ये लिखूंगा, फिर लिखूंगा कि नीचे क्या है? 2, तो 2 को पहले लिखूंगा और 1 को क्या लिखूंगा? बाद में। तो ये हमारे पास था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। इसी को अगर आपने रिवर्स करना हो, मान लीजिए उल्टा करना हो, तो यहां पर क्या आ गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो नीचे क्या आ रहा है? 1, उसको पहले लिखो, 2 को क्या लिखो? बाद में। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर कि जो n12 अगर हमारे पास किसके बराबर होगा? 1/n21 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है? सेम है। सिंपल सी बात है, एक को मैं उल्टा दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहां पर अगर मीडियम 1 ऊपर है तो यहां पर मीडियम हमारे पास नीचे आ रहा है, यहां पर अगर मीडियम 1 नीचे है तो यहां पर मीडियम ऊपर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। पर स्नेल्स लॉ, अब ये स्नेल्स लॉ क्या चीज है? स्नेल्स लॉ रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, और इसको हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो मान लीजिए मेरे पास अगेन मैं एक ग्लास स्लैब कंसीडर कर रहा हूं, जो आपने पीछे समझी अभी, तो ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है और यहां पर आके लाइट इंसिडेंट कर रही है। तो मान लीजिए यहां पर लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट कर रही है, जो आपने पहले देखा था उसी को हम रीट्रेस करेंगे। तो ये लाइट इंसिडेंट की, यहां पर मेरे पास क्या बनेगा? नॉर्मल। एक्चुअल पाथ इसका ये था, लेकिन मुझे पता है ये जाके बेंड होगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल यहां पर बेंड होगी, फिर यहां पर क्या बनेगा? एक नॉर्मल। अब ये किधर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये क्या हो रहा था? यहां से यहां अपने पाथ से डेविएट हो रही है, तो हमने बोला था लेटरल शिफ्ट हो रहा है। अब यहां पर अगर आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर एंगल बनाने की कोशिश करूं, तो यहां पर एंगल बन रहा है ये आई, और यहां पर एंगल बन रहा है ये आर। ये तो हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास थी एक्चुअल बात, जिसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखो, ऊपर थी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन वहां पर जो एंगल है वो क्या बन रहा है? ज्यादा। नीचे देखो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेकिन एंगल क्या बन रहा है? कम। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल दोनों का आपस में ऑपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन है। रेसिप्रोकल में है वो एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। तो यहां पर हमें वो समझ आ रहा है। तो मान लीजिए यहां पर एंगल की वैल्यू थी 5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, तो मान लीजिए 2। यहां पर अगर हम देखें तो एंगल बन जाएगा हमारे पास कितना? 2, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन जाएगा? 5। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करके देखें, यानी कि 5 × 2 विच इज इक्वल्स टू 2 × 5, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 10 आ रही है और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है? 10। तो मतलब है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और
हमारे पास एंगल का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ऑल ओवर जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, हमेशा सेम निकलेगी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट है किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट है किसके साथ, एंगल्स के साथ, वो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा सेम। तो मान लीजिए यहां पर मैं उसी डायग्राम को बनाता हूं, ये मेरे पास वो डायग्राम था कुछ, और यहां पर क्या था, ऊपर प्रेजेंट थी एयर, यहां पर मेरे पास एयर प्रेजेंट थी और यहां पर प्रेजेंट था मान लीजिए वाटर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n1 मान लेता हूं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n2 मान लेता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पर एंगल इंसिडेंस का बन रहा है I, तो यहां पर मैं I मान लेता हूं, यहां पर R मान लेता हूं। अब यहां पर आपको बताया कि sin 0 इज 0 एंड sin 90 इज 1, तो साइन एंगल ही ऐसा है जो 0 से मिनिमम होता है और आगे जाते बढ़ता, तो साइन एंगल का हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा था, यहां पर अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ये डायग्राम था, ठीक है। तो यहां पर बन रहा था I और यहां पर बन रहा था R। तो साइन ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू साइन, यहां पर आ गया n1 इंटू साइन I1 विच इज इक्वल्स टू दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहां पर हमारे पास n2 और साथ में प्रोडक्ट में क्या आ गया, साइन R1, जहां हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। सिंपल सी बात है, अब दोनों को हमारे पास क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर n2 मान लीजिए इसके नीचे आ गया, तो n1 ओवर n2 विच इज इक्वल्स टू किसके, साइन R1 ओवर साइन I1। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारे पास उसके साइन एंगल का मैं प्रोडक्ट करूं तो उसकी वैल्यू आपस में हमेशा सेम आएगी, जहां हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या आएगी, कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ की प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट विद देयर हमारे पास एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट और इक्वल, हमारे पास ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ। और याद रखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप रख रहे हो उसके सामने उसका एंगल आना चाहिए, समझ आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज इक्वल्स टू I1, तो n2 इज इक्वल्स टू R1, ताकि जब हम प्रोडक्ट करें तो ये चीज हमारे पास बन सके। सिंपल सी बात है। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, कैसे लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होती है। अब जो अगला पार्ट है हमारे पास वो है लेंसेज, जो आप अपनी डेली लाइफ में समझते हो, इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहले आज देख लेते हैं हमने क्या क्या समझा। हमने समझा एक ग्लास स्लैब के बीच में कैसे क्या होती है, ग्लास स्लैब के बीच में कैसे क्या होती है हमारे पास रिफ्रैक्शन, कैसे अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, अलग अलग होता है, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है हमारे पास स्नेल्स लॉ, इसके बारे में हमने समझा, और कैसे अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल कैसे कैसे अलग अलग बन सकता है। तो ऐसे ही एक और जल्द से हम एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर टेलीग्राम को आपको QR दिख रहा है, प्लीज उसको स्कैन करो ताकि आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सको, और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जल्दी आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी, मिलते हैं फिर से।